नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जिसमें हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं धातु और अधातु के गुणों के बारे में। हमने पढ़ा कि कुछ धातु जो है बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, यानी बहुत जल्दी वो अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, उन्हें जैसे ही हम हवा में रखते हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं। और कुछ जो धातु है वो कम अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे कि हमारा सोना है, प्लैटिनम है, वो पानी के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। तो हम कह रहे हैं कि कुछ धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती, जैसे हम कह रहे हैं हमारा सोना और प्लैटिनम। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। बच्चों, विस्थापन का मतलब है किसी को उसकी जगह से हटा देना, विस्थापित कर देना। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जो किसी को उसकी जगह से हटा दे। तो कौन हटाएगा? जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को हटा देगा उसकी जगह से। तो विस्थापन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा दे। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में हमें क्या करना है? हमें 100 ml के 5 बीकर लेने हैं। उन पर लिखना है ABCDE। प्रत्येक बीकर में 50 ml पानी लेना है। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डाल दीजिए। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक हम रखे रहने देते हैं। तो उसके बाद हम कुछ परीक्षण करेंगे। पहले बीकर में हमने डाला कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। दूसरे बीकर में, बीकर बी में हमने डाला कॉपर सल्फेट और लोहे की कील। बीकर सी में हमने डाला जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन यानी कॉपर। बीकर डी में डाला हमने फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, साथ में कॉपर, तांबे की छीलन। बीकर ई में भी हमने डाला जिंक सल्फेट और लोहे की कील। ये है आपकी क्रिया, आपके जो बीकर 5 बीकर अभिक्रिया करने से पहले। और ये वाले जो बीकर के रंग हैं ये हमारे बाद में है, जो हम इन बीकर को बिना छेड़े कुछ समय के लिए रखे रहने देंगे। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो हमारे बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन को हमने एक साथ रखा था, तो हमारा जो जिंक है वो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा जो बीकर ए है पहले था नीले रंग का और बाद में कैसे रंग का हो गया? हल्का हरे रंग का। तो ये क्या कर रहा है? बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो अदृश्य हो गया और बीकर के पेंदे में बॉटम यानी इसके तल पर कैसे रंग का पाउडर जमा हो गया? भूरे रंग का। वहीं अगर हम बीकर ए की बात करें तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 प्लस जिंक यानी Zn। तो हमारा बाद में क्या बना? कॉपर, जिंक ने कॉपर को हटा दिया, तो कॉपर अलग हो गया और कॉपर की जगह क्या जुड़ गया है? हमारा जिंक। वहीं अगर हम बीकर डी की बात करें तो बीकर बी में हमने लिया है लोहा और कॉपर सल्फेट का विलयन। तो क्या आपका जो लोहा है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से हटा देगा और कॉपर की जगह जाकर लोहा हमारा बैठ जाएगा। तो हमारी जो अभिक्रिया बनेगी वो बनेगी कॉपर सल्फेट प्लस लोहा यानी Fe। अभिक्रिया के बाद हमारे पास बनेगा आयरन सल्फेट यानी FeSO4 और कॉपर अलग से बनेगा। हमने देखा कि बीकर CDE में कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। ये देखिए, बीकर C पहले, D और E, और यहाँ पे है बाद की अभिक्रिया के बाद CDE। इन तीनों में कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, हटा देती है।
लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो अगर हम धातुओं की बात करें तो जिंक, आयरन यानी लोहा और कॉपर में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है हमारी जिंक धातु, फिर है हमारी आयरन यानी लोहा और लास्ट में आती है कॉपर। तो अगर किसी जैसे हम बात करें कॉपर सल्फेट के विलयन की, सबसे कम अभिक्रियाशील है यहाँ पे इन तीनों में से कॉपर। तो अगर हम कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालेंगे तो लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा। यही है हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम हमारी वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा या क्या होता है? तो हमारा जो कॉपर विलयन है वो बच्चे कॉपर सल्फेट, उसका रंग होता है नीला और कॉपर का जो रंग है वो होता है भूरा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जो कॉपर है वो जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर सकता? तो हमने अभी पढ़ा हमारी जो अभिक्रियाशील जो धातुओं का क्रम था, सबसे पहले आई जिंक, फिर आया हमारा लोहा, फिर आया हमारा कॉपर। तो जो जिंक है वो तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो वो क्या अब कॉपर से विस्थापित हो पाएगा? नहीं, क्योंकि कॉपर तो कम क्रियाशील है, तो वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। तो आंसर है कि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित यानी हटा नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि हम जिंक, आयरन और कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, यानी जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है उसे सबसे पहले लिखें और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है उसे लास्ट में लिखें, व्यवस्थित करें तो कैसे लिखेंगे? तो वो लिखेंगे हम ऐसे कि सबसे पहले जिंक, फिर लोहा यानी Fe और थर्ड है आपका कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या होता है जब हम एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें? तो आप बच्चों इन तीनों का क्रम याद रखोगे तो आप इस वर्कशीट के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें लिखा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें, यानी एक है लोहा, एक है कॉपर सल्फेट का विलयन। सही। अब यहाँ पे देखो हमारा जो लोहा है यानी Fe वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये लोहा क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। तो अभिक्रिया करने के बाद हमारे पास बनेगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस CO, और इसकी जो अभिक्रिया है वो यहाँ पे लिख दी है, और हमारा लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हमारा लिखा है जिंक प्लस हम किस विलयन को रखें ताकि हमारे पास जिंक सल्फेट आ जाए और कॉपर बन जाए। तो यहाँ कॉपर विस्थापित हुआ है, तो हमारा यहाँ पे जो विलयन इस्तेमाल होगा वो होगा कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का जिंक प्लस कॉपर सल्फेट C कैपिटल U स्मॉल। कॉपर का जो सूत्र है वो है से ऐसे लिखते हैं, S सल्फर के लिए कैपिटल S, O से ऑक्सीजन ये भी कैपिटल, और फिर नीचे है चार्ज। अभिक्रिया बनती है आपकी Zn, जिंक के लिए लिखते हैं कैपिटल Z स्मॉल n, S सल्फर, O से ऑक्सीजन ये भी कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में, और हमारे पास कॉपर अलग से बन जाएगा। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।